जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुध कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है चाइना कंट्री के बारे में, जिसमें हम देख रहे हैं चाइना की हिस्ट्री के बारे में, चाइना की जियोग्राफी के बारे में, चाइना की इकोनॉमी के बारे में, चाइना की पॉलिटिक्स के बारे में। बिफोर क्लास में हमने आपको इस सब के बारे में जानकारी दे दिया था। आज की क्लास में हम टॉपिक में कवर करेंगे चाइना कैसे अतिक्रमण किया अक्साई चीन पे, कैसे मंगोलिया पर अतिक्रमण किया, कैसे मंचूरिया पर अतिक्रमण किया, ऐसे किया कैसे सिंजियांग पर अतिक्रमण किया, और हम देखेंगे ताइवान पर अतिक्रमण करके कैसे कब्जा किया हुआ, और इसके प्रशासनिक क्षेत्र को हांगकांग, और हम देखेंगे मकाओ के बारे में। आइए आगे चलते हैं, क्योंकि हमने बिफोर क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था कि चाइना का क्षेत्रफल जो है विश्व के चौथे स्थान का रखता है। जैसे क्षेत्रफल इसकी 95 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, और इसकी जनसंख्या विश्व का दूसरा स्थान रखता है, जो लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है ये चीज। और इसके क्षेत्रफल इसकी हमने बताया था सीमा साझा करता है, चाइना की सीमा साझा करता है 14 देशों के साथ करती है, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, और आपको नेपाल, भूटान, म्यांमार और लाओस, वियतनाम और के साथ साझा करता। एक हमारा इसके पास अतिक्रमण किया हुआ है, सबसे बड़ा अतिक्रमण के रूप में देखेंगे ताइवान है। बिफोर क्लास में आपको बता दिया था ये चीजें। आप देखेंगे हम आज क्लास में देखेंगे, देरी न करते हुए इसके कुछ शहरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखते हैं यहाँ पे कि इसके नॉर्थ में आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने को मिलेगी। ये लगभग आपको देखने को मिलेगी 21,000 वर्ग किलोमीटर, जो पृथ्वी के परिधि के लगभग आपको 2 गुना है देखने को मिलेगी, आपको 1.9 गुना देखने को मिलेगी ये चीजें। आपको देखने को मिलेगी इसके आपको जो इसका ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना है, इसके ही आप ईस्ट में देखने को मिलेगी आपको बीजिंग शहर, जो इसकी राजधानी है। क्या राजधानी है? इसकी संस्कृति कल्चरल राजधानी भी है, इसकी प्रशासनिक राजधानी भी है, पॉलिटिकल राजधानी भी है। इसके बगल में देखेंगे आपको, जहां आपको देखने को मिलेगी कि पीली सागर देखने को मिलेगा ये चीजें। पीली सागर के पास देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक शहर मिलेगा आपको, ये क्या है हमारा बंदरगाह भी है, संगाई बंदरगाह। ये चीजें देखो, इसे मैनचेस्टर बोलते हैं। मैनचेस्टर बोलते हैं, क्यों मैनचेस्टर बोलते हैं? मैनचेस्टर का अर्थ होता है कि आपको जहां कपड़े का उत्पाद बहुत ज्यादा होता है उसी को मैनचेस्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ का संगाई क्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ये चीजें। और इसे अब वुहान बोलते हैं, पिट्सबर्ग बोलते हैं। अब देखिए पिट्सबर्ग क्या होता है? पिट्सबर्ग होता है उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां इस्पात लोहे की खदानें हो और वहां पे उत्पादन ज्यादा हो, उससे बोलते हैं आपको वुहान क्षेत्र बोलते हैं, संगाई क्षेत्र बोलते हैं। और हमारा गुयांग बोलते हैं, गुयांग क्षेत्र बोलते हैं आपको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सिलिकॉन वैली उस क्षेत्र को बोलते हैं हमारा जहां आपको कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर और हमारा सॉफ्टवेयर जैसे उत्पाद आईटी पार्क हो, उससे हम बोलते हैं। जैसे हमारा आपको बेंगलुरु देखने को मिलेगी, इंडिया का सेमीकंडक्टर आप देखोगे सिलिकॉन वैली आपको देखने को मिलेगी, बेंगलुरु देखने को मिलेगी। उसी तरह चाइना कहाँ मिलेगा? आपको गुयान देखने को मिलेगी। आप ध्यान देखिए दो चीजें। अब यहाँ पे देखिए झेकझोलम, झेकझोलम क्षेत्र है, आपको ध्यान से देखिए, यहाँ का क्षेत्र है, सबसे प्रशासनिक क्षेत्र है। यहाँ पे झेकझोलम में देखने को मिलेगी आपको, ध्यान देखिए, ये चीज इसका क्षेत्र है हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र। और चूंकि आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा, ठीक ना, फैक्ट्री केंद्र कहाँ पे आपको चाइना में देखने को मिला, और दुनिया का फैक्ट्री केंद्र किसे बोलते हैं? आपको चाइना को बोलते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। ये चीजें यहाँ पे 2 नदी हमने देखा था, 2 नदी का आपको रूप में देखिएगा हांग, ठीक ना, हांग नदी देखेगा, हांगजी नदी देखने को मिलेगी। हांगजी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसका आपको 61,000 किलोमीटर की लंबाई है। ये चीजें आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे मानसरोवर और नामसो झील है, 2 झील है। और देखते हैं मानसरोवर झील, आपको देखते हैं मानसरोवर झील से हमने बताया था कि 2 नदियां निकलती हैं। एक आपको निकलती है ब्रह्मपुत्र निकलती है, एक हमारा निकलती है सिंधु नदी निकलती है। ये मीठे पानी का है। और अब नामसो झील है जो हमारा खारे पानी का झील है। ये चीज नेताओं के अनुसार देखेंगे तो ये मानसरोवर देवताओं के लिए बनाया गया, और हमारा नामसो झील बनाई गई है राक्षसों के लिए बनाई गई। इसके बारे में आपको बाद में जानकारी देंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको इंडियन मेट्रोलॉजी के बारे में। ये चीजें ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए इसके आपको साउथ में देखेंगे, और साउथ में देखेंगे हान नदी है, हान द्वीप है, सॉरी हान द्वीप है। हान द्वीप क्या है? ये देखिए देखने को मिलेगा हान द्वीप है। ये क्या नेवी स्थल है, चाइना का नेवी स्थल है, कहाँ पे? हमारा हान पे है।
हुआन द्वीप है, हुआन द्वीप पे यहाँ पे क्या होगा, नेवी क्षेत्रीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या सैन्य अभ्यास किया जाता है, नेवी का सैन्य अभ्यास किया जाता है, ये चीज ध्यान दीजिए। आगे चलते हम देखते हैं, यहाँ पे इसके साउथ में देखने को मिलेगी, इसके चाइना के साउथ में 2 शहर मकाओ और हांगकांग देखने को मिलेगी, ये चीजें जो हमारे दक्षिण चीन सागर के पास ही है, ठीक है ना। देखिए आगे चलते हैं, आप देखते हैं इसके भूगोलीय अतिक्रमण कैसे है, चाइना ने अपने क्षेत्र को विस्तार कैसे बढ़ाया। चाइना वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो चाइना का ये क्षेत्र मात्र लगभग, चाइना अभी देखेंगे तो आपको 40% चाइना वास्तविक रूप से इसका क्षेत्र मानी जाती है, बाकी 40% 60% को उसने क्या किया, अपने क्षेत्र को विस्तार किया, जैसे तिब्बत को किया, अक्साई चीन को किया, सिंजियांग को किया, हमारा इनर मंगोलिया किया। कैसे किया अतिक्रमण, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। आइए चलते, सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं मंगोलिया, जिसे हम इनर मंगोलिया भी बोलते हैं। 2 मंगोलिया, अब देखिए मंगोलिया के 2 पार्ट है, ये इसे इनर मंगोलिया करते हैं, जितनी मंगोलिया कंट्री है हमें इस आउटर मंगोलिया बोलते हैं। इनर मंगोलिया में क्या किया, अभी चाइना का अतिक्रमण है, यहीं पे हमारा गोबी मरुस्थल है, क्या गोबी मरुस्थल है, ये क्षेत्र में गोबी मरुस्थल, देखिए इनर मंगोलिया में ये चीज क्षेत्र को बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए इस पे इतिहास क्या रहा, जब इतिहास में देखो प्राचीन काल में मुक्त रहा, मतलब आपको इस पे अतिक्रमण किसी ने किया था। अब जब चंगेज खान आता है 1196 में आता है, तो अपने विस्तार को बढ़ाने लगता है। कौन है चंगेज खान, मंगोल शासक था, जो एक आपको खाना बदोश था, वो अपने विस्तार को बहुत बड़ा बढ़ाया। एशिया में सबसे बड़ा शासक रहा, कौन रहा हमारा देखने के लिए, चंगेज खान रहा। और चंगेज खान ने अपने शासन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आपको सिंध तक आ गया था, सिंध प्रांत तक आ गई थी, और चाइना पे अतिक्रमण किया, उसने अपने विस्तार को बढ़ाया और 1206 में किया। और उसने क्या किया, अपने क्षेत्र को, बढ़ाए हुए क्षेत्र को वहां पे एक अपने पोते को दे दिया, जैसे कुबलाई खान था, कुबलाई खान। और कुबलाई खान ने क्या रखा, किस वंश का नींव रखी, युआन वंश की रखी। किस वंश का रखा, युआन वंश का रखा। ये देंगे, कुबलाई खान ने किसकी नींव रखी थी, युआन वंश की रखी थी। 1271 से लेकर 1361 तक रहा। ये ने कबीला आप क्या किया था, चाइना में नींव रखी थी। मतलब आपको ध्यान देखिए, ऊपर से ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र से क्या हो गया, क्षेत्र में विस्तार, ये अतिक्रमण हो गया चंगेज खान का। चंगेज खान ने यहाँ पे अपने पौत्र को दे दिया, अपने मतलब पुत्र के पुत्र को दे दिया, जिससे आपका कुबलाई था। और कुबलाई ने अपनी नींव रख दी यहाँ पे, अपना खुद का वंश रख दिया, जिसे हमारे वंश हो गया हुआन वंश बोलते हैं। हुआन वंश ही क्या किया, चाइना में नींव रखी है, मंगोलों का शासन। अब मंगोलों के ही द्वारा क्या किया, अभी आपको देखने को मिलेगी, मंगोल ही शासन चाइना में वास्तविक रूप से कर रहे हैं। ये चीजें ध्यान दीजिए। अब देखिए किंग वंश, धीमे धीमे आपकी किंग वंश, अब देखिए किंग वंश, ये किंग वंश सबसे बड़ा शासक रहा। 14 से आपको देखने को मिलेगी, आपको 17वीं शताब्दी से लेकर आपको 20वीं शताब्दी तक शासक रहा, लगभग 16 से लेकर 14 तक इसने विस्तार बढ़ाया। ये मंगोल थे। मंगोलों ने क्या किया, आपको ध्यान दे, किंग वंश ने क्या किया, ये ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया मंगोलिया, ये हो गया इनर, ये आउटर। किंग वंश ने क्या किया, पूरे पे कब्जा कर दिया, अतिक्रमण कर लिया, क्या किया, पूरे पे कब्जा कर लिया, ये कब्जा कर लिया, पूरे पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद क्या किया, उसने शासन किया। और लगभग 1912 तक, लगभग आपको देखने को मिले 3 साल तक शासक रहा, किंग वंश रहा। जब उसका शासक रहा, 16 स्टार इनर वंश और उसको कब्जा कर लिया। 1921 में यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने क्या किया, आउटर मंगोलिया को मुक्त करा दिया, ऊपर के मंगोलिया को, ये मंगोलिया को मुक्त करा दिया और ये मंगोलिया रह गई। इसे बोलते हैं, आपको सहयोग किया, आउटर मंगोलिया स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र शासक बना दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मांग कर रहे थे। जब मंगोलिया के बारे में पढ़ाएंगे आपको बताएंगे इस चीज के लिए। अब देखिए हमारा मंगोलिया शासक हो गया। आप देखो सिंजियांग जैसे हम तियानशान बोलते हैं, यहाँ पे तियानशान पर्वत के देखने को मिलेगी आपको, तियानशान पर्वत भी देखने को मिलेगी, इसे तियानशान क्षेत्र बोलते हैं। ऐसे तुर्किस्तान बोलते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को बोलते हैं आपको उईगुर बोलते हैं। अब जहाँ जनजाति रहती है, ये तुर्की मुस्लिम है। ध्यान देखेंगे आपको, ये क्षेत्र क्या है हमारा, ये क्षेत्र कहलाती है हमारा तुर्किस्तान कहलाती है। अब देखिए हमारा क्या है, हमारा सिंजियांग क्षेत्र है। सिंजियांग क्षेत्र आपको चाइना का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये ध्यान दीजिए। इसी क्षेत्र से क्या है, इधर आपको तुर्की मुस्लिम देखने को मिलेगी, यहाँ पे तुर्की मुस्लिम देखने को मिलेगी। अब इस पे अतिक्रमण कैसे किया, आगे बताते हैं आपको। यह एक जनजाति थी, उइगुर जनजाति थी, तुर्की मुस्लिम थे। इसका विस्तार था, जो आपको मध्य एशिया के क्षेत्र में विस्तार बढ़ाई हुई थी। आज भी देखेंगे हांग वंश,
हांग वंश लगभग आपको देखने में मिलेगी 200 BC में था, ईसा पूर्व में। उसने कब्जा किया, कब्जे का प्रयास किया, लेकिन कब्जा नहीं किया। हांग वंश आप देखेंगे तो ये सेंट्रल अब चाइना था, सेंट्रल चाइना से आपको वेस्ट चाइना की तरफ जाने लगा और विस्तार अपनी बढ़ाने लगा। विस्तारवाद की साम्राज्यवाद आपको देखने को मिलेगी। लगभग मध्यकालीन में हर देश अपने विस्तार को बढ़ाना चाहता था। ये चीजें ध्यान देखिए। अब क्या हुआ हमारा क्विंग वंश, हमने बताया सबसे बड़ा शासक आया, कौन आया देखने को मिलेगी आपको, तो क्विंग वंश आया। क्विंग वंश आपको देखेंगे मिले 1600 से लेकर 1900 तक देखने को मिलेगी कि ये अपने शासक को विस्तार करते गए, विस्तारवाद साम्राज्यवाद की नींव रखती गई। ये चीज देखिए, इसने 1764 से लेकर 1795 संपूर्ण पर कब्जा कर लिया, ये क्षेत्र को संपूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। अब देखिए हमारा आज जो चाइना का सबसे बड़ा प्रांत है, 23 प्रांत है, 23 प्रांत का सबसे बड़ा प्रांत है सिंजियांग प्रांत है, जिसे हम तुर्किस्तान बोलते हैं, पूर्वी तुर्किस्तान बोलते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए तिब्बत की बात, तिब्बत की कहानी हम देखेंगे, बहुत अच्छी कहानी है, तिब्बत की बात है। तिब्बत क्या रहा कि अब मंगोलों का क्षेत्र रहा। अब देखिए प्राचीन काल में तिब्बत क्या रहा कि आपको 7वीं शताब्दी में देखेंगे एक शक्तिशाली और बौद्ध केंद्र रहा। क्या रहा? बौद्ध केंद्र रहा। ध्यान देखिए, ये बौद्ध केंद्र रहा। 700 में लेकर बौद्ध केंद्र, अशोक ने अपना प्रचार प्रसार एशिया से लेकर सब क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयत्न किया था और मौर्यकाल बढ़ाई थी ये चीजें। आप ध्यान देखिए, ये क्या क्या धार्मिक और संस्कृति प्रसिद्ध था ये चीज। अब देखिए ये तिब्बत हो गया। तिब्बत में आपको देखने तिब्बत का पठार देखने को मिलेगी और कुन्नुल पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। और तिब्बत के क्षेत्र में देखने को मिलेगी हमें पामीर का पठार देखने को मिलेगी, जो दुनिया का छद भी बोला जाता है। ये ध्यान दीजिए, दुनिया का छद बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये बातें शक्तिशाली शासक रहा, स्वयं का शासक रहा, वहां पर राजवंश रही और स्वयं से शासन की। अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रहा। सबसे बड़ा आपको देखोगे धर्म के देखने मिलेगी, तो हमें वहां पे बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा धर्म कहाँ से देखने मिलेगी प्रचार प्रसार के रूप में, तो हमें तिब्बती के रूप में देखने मिलेगी। आज भी तिब्बत में आप देखोगे बौद्ध का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा है। अब तिब्बत के क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे 2 चीजें। तिब्बत के अनुसार यहाँ हमें कैलाश पर्वत देखने मिलेगी। कैलाश पर्वत ही हमारे क्या बौद्ध धर्म के अनुसार एक पवित्र जगह है, हमारे हिंदू के अनुसार एक पवित्र जगह है। तो ये चीज़ का हम एक विवादित क्षेत्र के बारे में बताएंगे आपको आगे से चलते हुए, ठीक है। अब देखिए मध्यकालीन में आते आते क्या हुआ, तिब्बत का क्षेत्र तिब्बत चाइना में सम्मिलित हो गया, गठबंधन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मध्यकालीन में आते आते देखने को मिलेगी जो क्विंग वंश थे, मिंग वंश थे, आपको ये अपने क्षेत्र को विस्तार करने लगे, बढ़ाने लगे। अब विस्तार करने के बाद क्या किया, तिब्बत थे, ऊपर से क्विंग वंश थे या मिंग वंश था, इधर से बढ़ाते गया। बढ़ाने के बाद ये क्या किया, यहाँ से कब्जा कर लिया, एशिया पर अतिक्रमण करने लगा, ठीक है। ये चीज तो तिब्बत पे कर लिया। और क्विंग वंश था जो 17वीं शताब्दी में लगभग 1700 के आसपास आते आते 1800 तक आते आते उसने क्या किया, लगभग उससे तिब्बत पे पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। ये चीज आप देखिए आधुनिक काल में, मतलब आपको समझने की कोशिश कीजिए। तिब्बत प्राचीन काल में लगभग आपको देखने मिलेगी तो 700 से लेके 1500 ईस्वी तक वो क्या रहा, मुक्त रहा, शासन रहा। अब 1500 से लेके लगभग 1900 तक ये धीमे धीमे क्या अतिक्रमण हो गई, अब अतिक्रमण हो गई। ये चीजें जो आधुनिक काल में देखने को मिलेगी कि 1950 में क्या हुआ कि एक घटना घटी कि क्विंग वंश अपनी अखंडता को बनाए रखा, संप्रभुता को क्विंग वंश के शासक वंश से जो अपनी अखंडता को बनाए रखा, क्योंकि वहां के शासक जो आए अपूर्ण है। आप शासक आपको पूर्ण रूप से क्या क्या शासन नहीं कर पाए, ये चीजें ध्यान देखिए। तो वो क्या किया, अब तिब्बत पे क्या किया, अपना कब्जा नहीं बनाए रखे, उसके बाद संप्रभुता न रहने के कारण उनकी विखंडन हो गया। तो आपको देखने को मिलेगी कि हुआ क्या अब देखिए क्या हुआ, देखिए 1911 में क्या हुआ, क्विंग वंश क्या होता है, उसकी अंतिम शासक समाप्त हो जाती है और ये क्या चीन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। लगभग 300 साल तक क्या किया रहता है, शासन किया रहता है, क्विंग वंश के शासक रहते हैं, ठीक है। चाइना मुक्त हो जाता। 1911 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम था KMT, ठीक है, काउंट मिंट एंड टेंग, ठीक है, मिलती है। ये चीजें ये शासन करती है। ये शासन करने के बाद क्या करती है, वहां पे ये चीजें इसने नींव रखती है। ध्यान से देखिए, इससे क्या करती है, अब यहाँ पे क्या है, चाइना को क्या करता है, चाइना में जब वो किंग वंश से ये मुक्त हो गए, जब किंग वंश जो रूप से किंग वंश समाप्त हुआ
तो ये तिब्बत भी मुक्त हो गया। ध्यान देखिए, ये तिब्बत का क्षेत्र हो गया, ये मुक्त हो गया 1911 में। और ये क्या हुआ हमारा, ये चाइना हो गया, चीन हो गया। ये भी क्या गया 1911 में। यहाँ पे 1911 में क्या करने लगा, KMT का शासन आया। क्या हुआ कि उस पर कब्जा कराया, उसमें शासक सरकार बनने की प्रयत्न किया। और तिब्बत क्या क्या एक राज्य शासक था, बौद्ध धर्म के अनुसार चलता था, तो वो क्या क्या धार्मिक के अनुसार चलता था, तो तिब्बत को मुक्त कर दिया गया था। आपको बौद्ध केंद्र था, आपको पता है कि बौद्ध धार्मिक केंद्र थी, ये चीजें इसके बाद मुक्त कर दिया गया। अब आते आते क्या किया कि जब हमारा CCP आती है, कम्युनिस्ट चाइना पार्टी आती है, तो क्या किया, इस पे क्या वो दावा कर दी कि हम तिब्बत भी हमारा अंग है, आज तिब्बत को हम जब चाहे अपने अतिक्रमण कर सकते हैं, अपने अधीन कर सकते हैं। तो हुआ क्या, इनका संघर्ष चला, युद्ध चला, लगभग आपको देखने को मिलेगी, एक मिनट, तिब्बत को लेके अब विवाद रहा। तिब्बत क्या एक मुक्त शासक रहा 1911 से लेकर 1950 तक, 1949 तक लगभग गृह युद्ध चला। किसके बीच में चला, KMT के बीच में चला, हम प्लस हमारा CCP की चला, की मैन टैंक के बीच चला, CCP के बीच में चला, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोला जाता है, उसके बीच चला। ये दोनों रहा। जब ये पार्टी क्या करती है, KMT क्या करती है, हार जाती है, 1949 में हार जाती है, और 1949 में क्या कर देती है, CCP की पार्टी आ जाती है और उसके शासक हो जाती है। ये CCP की पार्टी आती है तो अपनी क्या करती है, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जो शासक, जो किंग वंश पूरे राज्य को अतिक्रमण किया हुआ था, उस शासन को पुनः लेना चाहता था। कौन, CCP, मऊ, जिसका नाम था मऊ क्या करना चाहता, लेना चाहता था CCP। तो तिब्बत पर उसने दावा कर दिया, तिब्बत हमारा अंग रहेगा। जो कि आपको UN ने 1911 में आपको देखने को मिलेगी, UN अगर आप देखने को मिलेगी 1911 में पूरे वर्ल्ड ने क्या किया, तिब्बत को मुक्त कर दिया गया। अब क्या किया, तिब्बत को धीमे धीमे मुक्त होने के बाद अंग्रेजों ने मुक्त कर दिया कि तिब्बत पर किसी का अतिक्रमण नहीं रहेगा। तो क्या बोला, अलगवादी। अब क्या क्या CCP का शासन आया इसका, तो क्या किया कि जो हमारा दलाई लामा, वहां के 12वें दलाई लामा थे, उन पे क्या किया, थोपा, बोला कि यहाँ के दलाई लामा है जो, ठीक है ना, ये अलगवादी नहीं रखना चाहते हैं, ये मऊवादी है। मऊवादी की करते हैं, तो इसकी वजह से, अलगवादी की वजह से उन्होंने क्या किया, 1950 में तिब्बत पर उसने कब्जा कर दिया और तिब्बत को, मंदिरों को और धार्मिक केंद्रों को, मठों को विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। ये था हमारा मऊ का शासक। ये चीजें ध्यान दी। तो 1950 में चाइना रिपब्लिक ऑफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रही। 1950 में CCP बनती है, शासक बनती है, तो तिब्बत को पूर्ण अपने अधीन कर लेती है और वहाँ पे अधीन कर लेती है, खूब नरसंहार करती है। वहाँ के जो बौद्ध धर्म थे उन्हें मंदिरों को नष्ट कर देती है, उनके धर्म ग्रंथों को जला देती है। ये चीजें, सरकार का विस्तार, तिब्बत स्वतंत्र था। अभी भी क्या किया जाता है, अभी देखने को मिलेगी कि आपने 13वें दलाई लामा जो है, दलाई का अर्थ होता है आपको धर्मगुरु, ये चीज ध्यान दीजिए, धर्मगुरु। अब धर्मगुरु है, 13वें धर्मगुरु है के अनुसार अभी बोला जाए तो 2020 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया शांति के लिए। अब वो चाइना बोल कर रहा है कि, चाइना बोलता है, उसका मत है कि अलगवादी की नींव रखता, मऊवादी है, ये क्या है, आपको आतंकवाद की नींव रखता है। कौन, मऊवादी। तो इसके लिए दलाई लामा ही क्या करते थे, दलाई लामा को उसने आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये चीज है, तो उसे अभी आपको UN ने 20 वर्ल्ड आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका तात्पर्य ये है कि आपको देखने मिलेगी दलाई लामा एक शांति और राष्ट्र प्रेमी है। ये चीजें ध्यान दीजिए, धार्मिक गुरु है, आध्यात्मिक आपको नेता भी देखने को मिली थी। ये चीजें उसने क्या किया, 1950 में पीपुल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी, चाइना की एक आर्मी है, इधर से आर्मी बनाया आपको बिंजिंग से करके आर्मी यहाँ उतार दिया, जिसका नाम था आपको देखने में PLA आर्मी। जैसे इंडियन आर्मी है तो वहाँ पे पीपुल्स आपको लिबरेशन आर्मी देखने को मिले, प्रवेश कर दिया और खूब हिंसा किया। ये ध्यान, हमारा तिब्बत को कैसे कब्जा कर लिया हमने देख लिया, सिंजियांग कैसे कब्जा, मंगोलिया कैसे कब्जा किया। अब देखते हैं चीनी गृह युद्ध में क्या हुआ। चीन में गृह युद्ध हुआ। चीन लगभग आपको देखने मिलेगी तो 40 साल तक गृह युद्ध चलती रही, 40 ईयर्स गृह युद्ध चलती रही। अब 40 ईयर्स दो बीत रही। गृह युद्ध के बारे में देखिए तो सबसे बड़ा गृह युद्ध रहा हमारा CCP और हमारा KMT।
सीसीपी का मतलब होता है, आपको देखने को मिलती है कि आपको कम्युनिस्ट, ठीक ना, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक ना, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी को ठीक ना, कांडमेंट और टैंक देखने को मिलती है। ये चीजें ये ग्रामीण में बहुमत लाई। जब हमारा देखने को मिला 49 में इलेक्शन हुआ, 1949 में इलेक्शन हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुमत ला गई, क्योंकि आपको चाइना का ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा था। ये और केएमटी क्योंकि 1911 से लेकर 1949 तक किसका बहुमत रहा, इसका बहुमत रहा, केएमटी का रहा, ठीक है ना। ये चीजें आप चूंकि पता है कि वहां पे चाइना की सरकार प्रशासन कैसे से वन पार्टी चलती है, आपको ध्यान देगी वन पार्टी सिस्टम चलती है। तो ये चीजें केएमटी दो पार्टी रही, दो पार्टी अलग से रही, दोनों की गृह युद्ध रहा और 1949 में क्या होता है, सीपीसी जीत जाती है और ग्रामीण में बहुमत लाती है या शहरी में बहुमत लाती है। इसके कारण क्या होता है, सीसीपी इस पे युद्ध कर देती है और आपको केएमटी भाग जाती है, कहाँ, ताइवान भाग जाती है। लगभग बोला जाता है 20 लाख लोग को लेके केएमटी ने आपको ताइवान में आपको क्या कर देती है, प्रवेश कर लेती है। ये चीजें सरकार इसकी चलती है, आपको अभी चल रही है, सीसीपी चल रही है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की तरह चल रही है। यह देखने ये मिलेगी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आपको देखने मिली पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार चलती है वहां पे। मतलब आपको समझिए कि अगर सीसीपी क्या है कि एक टीम का नाम है, तो लीडर का नाम क्या हमारा पीआरसी है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी अगर लीड कर रहा है तो हमारा पीआरसी है। और क्रिकेट कौन खिला रहा है, हमारा सीसीपी, ठीक ना। ये चीज ध्यान देखिए, आप ध्यान देखिए, ये चीज हुआ, केएमटी हुआ। ये ताइवान 20 लाख लोगों को लेकर क्या यहाँ चली गई, ताइवान चली गई, यहाँ पे चली गई। ताइवान की आप राजधानी देख लो, ताइपे है, राजधानी देख लो ताइपे है। और ताइवान को अतिक्रमण कैसे करती है, आपको ध्यान देखिए, ताइपे है। ताइवान क्या होता है, प्राचीन काल में आदिवासी क्षेत्र रहा, क्योंकि आपको पूर्वी चीन सागर और हमारे देखने पीला सागर के बीच में देखने मिलेगी। आपको देखने मिलेगा ये क्या है कि ये अब इस साइड प्रशांत महासागर मिलेगी। तो आपको ताइवान क्या रहा कि अब पहले से क्या गया, एक टापू के रूप में देखा गया। ये चीजें, ये टापू बड़ी सी द्वीप रही, अब द्वीप के रूप में देखा गया। तो ये चीज देखने को मिलेगी। प्राचीन काल में आदिवासी क्षेत्र रहा। यहाँ पे मिंग वंश आता है, पहले 14 से लेकर 17वीं शताब्दी तक वो क्या करता है, व्यापारी केंद्र बना रहता है। चूंकि आपको पता है, यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये देखिए, ये हमारा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ताइवान है, इसकी राजधानी ताइपे है। ये क्या है, हमारा प्रशांत महासागर है, तो इस साइड है। क्योंकि ये व्यापार के रूप में केंद्र बनाया जा सकता है, यहाँ से व्यापार ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। इस मार्ग से क्या होगा, यदि अगर जापान से कोई भी, ठीक ना, कोई भी शिप यदि निकलती है ट्रांसपोर्ट के लिए, अगर भारत जाती है तो इस मार्ग से ही निकल पाएगी। ये चीज ध्यान देख ली, या इस मार्ग से जा पाएगी। तो आप क्या, अगर प्रशांत महासागर और पीला महासागर और पीला सागर और हमारा पूर्वी चीन सागर पर अतिक्रमण करने के लिए, उसमें कब्जा करने के लिए चाइना ने क्या किया गया, ताइवान पर अतिक्रमण किया। तो ताइवान आपको देखने प्राचीन काल में देखने मिलेगी। तो हमारा आदिवासी क्षेत्र था, मिंग वंश थी यहाँ पे। 1700 मिंग वंश ने क्या किया, यहाँ पे आके मिंग वंश ने क्या किया, 14 से लेकर 17वीं शताब्दी तक व्यापारी केंद्र माना। क्विंग वंश, मैंने बोला कि चाइना का सबसे बड़ा शासक कौन रहा, कौन सा वंश रहा, तो क्विंग वंश रहा। क्विंग वंश ने क्या किया, पूरे ताइवान को कब्जा कर लिया। तो हमारा कब्जा कर लिया। जब आधुनिक काल में क्विंग वंश, तब क्विंग वंश की शासन समाप्त होती है, तो क्या होता है हमारा, ध्यान से देखिए, क्विंग वंश समाप्त हो जाती है। तो देखने को मिलेगी 1949 तक। इसमें देखने की मिलेगी गृह युद्ध चलती है। क्या गृह युद्ध चलती है, दो गृह युद्ध चलती है 1895 से लेकर 1945 तक। जब किंग वंश खत्म हो जाती है, किंग वंश से समाप्त हो जाती है, तो जापान यहाँ पे अतिक्रमण कर लेता है। क्या कर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है। तो किंग वंश, जापान युद्ध करता है चाइना से, जापान किंग वंश से अति, यहाँ पे देखिए ध्यान से, किंग वंश रहती है। और किंग वंश 1895 में क्या बोलती है, यहाँ पे जापान आता है, इधर से जापान है, ये जापान आता है, इस पे अतिक्रमण कर लेता है, कब्जा कर लेता है। क्यों करता है, लगभग आपको देखने में 19वीं शताब्दी में हर देश चाहता था अपना विस्तारवाद बढ़ाना, उपनिवेशवाद बढ़ना, ठीक ना, साम्राज्यवाद की नींव रखना। तो जापान भी आप क्या करना चाहता था कि पूरे देश में क्या करना चाहता था, विस्तारवाद की नींव रखने लगा। अब देखते हैं कि आप जब चाइना कंट्री के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे चाइना ने कैसे, आपको जापान ने कैसे अपना विस्तार बढ़ाया
और एशिया एशिया में उसे क्यों बोला जाता है कि ब्रिटिश कंट्री बोला जाता है, पूर्वी ब्रिटिश बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, आगे जाके हम बताएंगे आपको। तो क्या क्या चाइना युद्ध होता है 1895 1896 में, 1995 में देखने को मिलती है, 1896 में देखने को मिलती है, 1895 से लेकर 1896 में युद्ध होता है, जिसे हम देखते भी हैं आपको चाइना जापान युद्ध देखते हैं, ये चीजें। और यहाँ पे क्या होता है ध्यान दीजिए, चाइना क्या करती है, जब हमारा 1945 में विश्व युद्ध का सेकेंड पारी चलती है, जब आपको अमेरिका आपको जापान पे क्या करता है, बमबारी कर देता है, न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करता है हिरोशिमा पे, तब वो क्या करता है, चाइना अपना क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है, सॉरी जापान आत्मसमर्पण कर देता है। तो जापान आत्मसमर्पण करने के बाद वो क्या करता है, तो जो अतिक्रमण किया हुआ था ताइवान को, उसे भी मुक्त कर देता। तो 1945 में यहाँ के शासक रिपब्लिक ऑफ चाइना को सौंप के चला जाता। किसे चला जाता, चाइना को, क्योंकि KMT शासन थी, क्योंकि KMT 49 तक 49 तक KMT शासक थी, आज 49 तक चाइना गृह रहा, इसलिए क्या किया, KMT वहां के शासक रही, इसलिए वहां पे KMT चली गई। ये चीजें ध्यान देखिए। अब देखिए हमने बताया कि अब गृह बताया, कोरियाई युद्ध देखिए, कोरियाई युद्ध ध्यान से देखने के लिए मिलेगी आपको। कोरियाई युद्ध देखिए, कोरिया युद्ध, दो कोरिया है, कोरिया का विभाजन नहीं हुआ है ऐसे। अब ध्यान के, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में इसमें 17 डिग्री समांतर रेखा इसे बोला जाता है, ध्यान से देखिए, कभी भूलिएगा नहीं इस चीजें। अब देखिए 1950 में, ये देखिए अब हमारा क्या होगा, लेकर 1953 तक कोरियाई चाइना युद्ध देखने को मिलती है। चाइना नॉर्थ में क्या करना चाहता था, ये साम्यवाद कम्युनिस्ट पार्टी नींव रखना चाहता था, और जो साउथ है हमारा अब रखना चाहता था, नींव किसकी रखनी चाहती थी, ये पूंजीवाद की नींव रखना चाहता था। इसके दोनों के कारण क्या है, यहाँ के लीडर, साउथ के लीडर और हमारे नॉर्थ के लीडर में संघर्ष हो जाती है। संघर्ष होने के कारण इधर अब जो नॉर्थ के साथ कौन साथ देता है, हमारा देता है हमको चाइना और USSR देती है, और साउथ के साथ देता है जापान, ताइवान हमें साथ देता है, आपको देखने की USA देखने मिलती है। इसकी वजह से इसमें चाइना हस्तक्षेप करता, उस पर अतिक्रमण करता, उसमें हथियार सप्लाई करता, इसलिए संघर्ष रहा। ये ध्यान से देखिए। तो हमारे उत्तर में साम्यवाद नींव रखना चाहता था चाइना, और इसका USSR साथ दिया। 1953 से 1950 तक दक्षिण अपूर्व पूंजीवाद की नींव रखना चाहता था, ताइवान इसका साथ दिया। अब ध्यान रखिए हांगकांग, क्योंकि आपको पता है कि चाइना में आपको 23 प्रशांत आपको प्रांत है, और लगभग आपको 4 आपको नगर पालिका है, और 2 प्रशासनिक विशेष क्षेत्र हैं, जिसमें एक हांगकांग और हमारा मोकाऊ है। तो हांगकांग मोकाऊ के बारे में देखेंगे तो हांगकांग मोकाऊ आपको चाइना की साइड देखने मिलेगी, ये चीजें, ये दोनों क्षेत्र देखने मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे प्रशासनिक क्षेत्र, तो क्या चाइना अब सिस्टम चला रहा वहां पे, लगभग आपको देखने मिलेगी 1990 में क्या हुआ, यहाँ से ब्रिटिश और पुर्तगाली मुक्त होते हैं, और यहाँ क्या करते हैं कि लगभग 99 साल तक यहाँ पे क्या किया, चाइना यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको 1 पॉलिसी और 2 सिस्टम नींव रखी है, मतलब प्रशासनिक क्षेत्र, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र। यहाँ के प्रशासनिक क्षेत्र अलग हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप को देखोगे, नगर हवेली को देखोगे, अब तो इस तरह के क्षेत्रों में प्रशासनिक केंद्र है जो हमारी, तो वो क्या होती है कि अलग अपनी की नींव रखती है। लेकिन यहाँ चाइना एक और विशिष्ट दे दिया, वहाँ करेंसी अलग चलेगी, वहाँ हर चीज चलेगी। हांगकांग में देखने को मिलेगी, आपको मोकाऊ में देखने को मिलेगी, हांगकांग और मोकाऊ में देखने को मिलेगी। यहाँ पे खुद के ब्रिटिश, यहाँ पे आपको बड़े बड़े नाइट लाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पर करेंसी देखने को मिलेगी अलग से, यहाँ पे शो आउट बहुत ज्यादा होती है, ये चीजें। ब्रिटिश देखिए, यहाँ पे ब्रिटिश उपनिवेश रहा, हांगकांग में ब्रिटिश उपनिवेश कैसे रहा, अब ध्यान दीजिए। यहाँ पे हो गया हमारा हांगकांग, हांगकांग देखिए, हांगकांग में क्या रहा, चाइना उस पे अतिक्रमण कैसे किया, ध्यान दीजिए, सॉरी, चाइना के हांगकांग पे ब्रिटिश ने कैसे किया। तो लगभग आपकी बात है
कि चाइना, अब जब हमारा उपनिवेशवाद की नींव रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो भारत से क्या किया, भारत के आपको बांग्लादेश और हमारा आपको इंडिया के क्षेत्र में अफीम की खेती किया। अफीम की खेती की वजह से वो क्या करना चाहता था, मार्केट में अफीम व्यापार करना चाहता था, क्योंकि आपको व्यापारिक ठीक है खेती कराना ज़्यादा आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिए। जैसे नील की खेती रही, हमारा नील की खेती रही, आपको गेहूँ चावल ये की रही, व्यापारिक खेती के रूप में देखने को मिला। तो आपको देखने मिलेगी कि अफीम की जो खेती थी, चाइना का जो हमारा चाइना में वो क्या करना चाहता था कि ट्रांसपोर्ट करना चाहता था, वहाँ पे खपत को बढ़ाना चाहता था। तो चाइना के जो तीन वंश थे वहाँ पे आपको, और जो हमारे किंग वंश थे, तो किंग वंश वहाँ पे मना कर दी थी। इसके कारण क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हांगकांग में जाके अपना अतिक्रमण कर दिया वहाँ पे अतिक्रमण के बाद चाइना से क्या किया उसने, प्रथम युद्ध अफीम युद्ध बोला गया 1839 से लेके 1842 में हुआ, जिसमें पहला युद्ध हुआ चाइना किंग वंश के बीच में हुआ, देखने को मिली। किंग वंश और हमारा ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुआ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत जाती है क्योंकि उसके पास बहुत बेहतरीन टेक्निकल हथियार थे, बम थे। इसके वजह से उसका विजय होता है। इसकी वजह से क्या होती है, और दूसरी होती है द्वितीय युद्ध होती है 1856 से 1860 तक, फिर से जो संधि हुई रहती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट और चाइना के बीच में, किंग वंश के बीच में, वो संधि को टूटने लगती है। तो फिर से क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से अतिक्रमण करती है और अपने विस्तार को बढ़ाती है। और मकाओ क्या करता है, पुर्तगालियों को रहता है। मकाओ पुर्तगालियों का रहता है 16, ये मकाओ गया 1600 में ईस्वी में क्या करती है मकाओ क्या करती है, वो भी क्या करती है अपने विस्तार को, उपनिवेशवाद और क्या किया, अपने व्यापार को फैलाने के लिए, विस्तारवाद अपने क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, उपनिवेश के लिए क्या किया था, पुर्तगालियों ने अपना क्या किया, हांगकांग पे कब्जा किया। हांगकांग पे क्या किया कि चाइना चाहता था कि अलगवादी रखना चाहता था। आज भी चाइना को देख लें, अलगवादी नींव रखता है। अलगवादी का अर्थ है कि विश्व के व्यापार से अलग रखे। तो आपको ब्रिटिश पुर्तगाली क्या करते, विश्व के व्यापार से जुड़ना चाहते थे और क्षेत्र पे व्यापार करना चाहते थे। चाइना से मिलने वाले जो भी खाद्य पदार्थ है उसे क्या करते, विश्व में ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे। ये चीजें, तो वही चीजें व्यापार के रूप में देखना चाहते थे, तो इसीलिए मना किया। तो आपको पुर्तगालियों पे अतिक्रमण कर दिया, युद्ध किया, ये चीजें, क्योंकि उनके पास टेक्निकल बहुत ज्यादा चीजें अच्छी थी। ये रहा हमारा, ध्यान से देखिए, हमने देख लिया मंगोलिया, सिंजियांग, तिब्बत और चाइना देख लिया हमने, और चीनी युद्ध देख लिया, कोरिया देख लिया, हांगकांग देख लिया, मकाओ देख लिया, हमें